Welcome to you all to the Bishop Academy online classes, and today we understand about the topic of business, and that is what nature and purpose of business। तो आज हम 11th क्लास के लिए नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस जो हमारा पहला चैप्टर है उसके बारे में कुछ समझेंगे। जहाँ तक कि मैंने पहले आपको कुछ पढ़ा दिया है जिसमें हमने कुछ उसमें रोल्स वगैरह बताए थे, हिस्ट्री के बारे में, ट्रेड एंड हिस्ट्री के बारे में। तो अगला हमारा टॉपिक आता है उसमें राइज ऑफ इंटरमीडिएटरीज, यानी कि इंटरमीडिएटरीज के जब आने की वजह से क्या क्या हुआ, बिजनेस में इंटरमीडिएटरीज का रोल क्या होता है। तो नॉर्मली अगर देखें तो इंटरमीडिएटरीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड। अगर नॉर्मली हम बात करते हैं तो इंटरमीडिएटरीज जो होते हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ट्रेड को प्रमोट करने में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझा दूँ स्टेटमेंट को समझाने से पहले। जैसे अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट आता है तो नॉर्मली होता क्या है, वो आता कहाँ से है भाई, फैक्ट्री से तो सीधे हमारे पास आता नहीं है, तो बीच में उनके एजेंट होते हैं, होलसेलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, और एटलीस्ट हमारे पास उसके बाद आता है, यानी कि बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं जो हमारे उस प्रोडक्ट को हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसमें होता क्या है, नॉर्मली अगर हम बात करें कमीशन एजेंट होता है, ब्रोकर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर फॉर होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। तो ये लोग वो होते हैं जो बिजनेस में इंटरमीडिएटरीज का काम करते हैं। कैसे? दे हेल्प्ड इन एक्सपेंडिंग द ट्रेड एंड ब्रॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्वर बिलियंस इनटू द ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी। नॉर्मली अगर देखें तो ये क्या करते हैं, ये वो लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में गुड्स को मैनेज करने का काम करते हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ। ये एक एग्जांपल है, एंशिएंट टाइम में क्या रहा कि जगत सेठ एक एग्जांपल लेते हैं कि प्लेड ऑल्सो इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। जगत सेठ मुगल पीरियड में एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल के रूप में, मीडिएटर के रूप में प्ले करते थे। एंड द डेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में भी, यानी कि मुगल पीरियड और ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा एक मीडिएटर के रूप में। द बैंकर्स बिगिन टू एक्ट एज एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टीज। बैंकर्स के लिए ये क्या होते थे, एक एग्जीक्यूटर और ट्रस्टीज के रूप में काम करते थे। दे चार्ज्ड अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फॉरेन ट्रेड। ये क्या करते थे, ये फॉरेन ट्रेड पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करने का काम करते थे, यानी बैंक के रूप में ये काम करते थे। इंस्टीट्यूशंस था इनका अपना पूरा बड़ा था। इसमें आगे भी ये कहते हैं कि इमर्जन ऑफ द क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन एनहांस द कॉमर्शियल एक्टिविटीज। इंडिया एंजॉयड द फेवरेबल बैलेंस ऑफ अ ट्रेड वेयर द एक्सपोर्ट एक्सीड द इम्पोर्ट। तो नॉर्मली हम बात करते हैं तो जिस समय जगत सेठ की अगर बात होती है तो उस समय ये ऐसी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करते थे जिसमें हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन और लोन फैसिलिटीज़ भी होती थी, जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। जो ये तब होता था जब हमारा एक्सपोर्ट क्या होता था, इंपोर्ट के ऊपर एक्सेट, यानी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती थी। तो उस सिचुएशन में जो हमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती थी वो जगत सेठ का जो इंस्टीट्यूशन होता था वो हमें प्रोवाइड करने का काम करता था। हम बात करते हैं इग्नियस बैंकिंग सिस्टम की। तो इग्नियस बैंकिंग सिस्टम बेनिफिटेड द मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट विद द एडिशनल कैपिटल फंड्स फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। बैंकिंग सिस्टम में क्या है, बैंकिंग सिस्टम एक मीडिएटरीज के रूप में काम करता है, और नॉर्मली वो क्या करता है, किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम करता है, जिससे उसका क्या होता है, उस बिजनेस का ग्रोथ होता है। सेम सिचुएशन यहाँ पे है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, ट्रेडिंग का हो, या मर्चेंट सिचुएशन से रिलेटेड करता है। Later on, the commercial and industrial banks also provide both short-term and long-term लोन्स टू द ट्रेडर्स। देखिए हमारे पास दो तरीके के बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होता है, इंडस्ट्रियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक वो सारे इंडिविजुअल्स को वो फंड्स प्रोवाइड करने का काम करता है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल बैंक होता है वो मोस्ट ऑफ टाइम इंडस्ट्रीज को ही फंड्स प्रोवाइड करने का। तो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल बैंक्स को इस्टेब्लिश करने का वो यही था कि जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने का काम किया जाए ताकि वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्मूथली रन करा सके। तो इसका भी हमको एक इंटरमीडिएटरीज के रूप में बेनिफिट मिलता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन भी इज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएटरीज। तो नॉर्मली अगर देखें तो लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट वाज द पॉपुलर ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम। लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा क्या था, एंशिएंट टाइम से ही पॉपुलर है। तो अगर हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड वाले रोड्स,
had the assumed the key role in the entire process of growth। आज के टाइम की अगर बात करें या एंशिएंट टाइम की बात करें, किसी भी समय की बात करें, तो किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसके रोड कनेक्टिविटी का होता है। रोड कनेक्टिविटी बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को बहुत कम टाइम में उनके रिक्वायर्ड प्लेस पे पहुंचाने का काम करती है। तो किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, हमारा रोड कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। कहता है नॉर्दर्न रेलवे रूट हैज stretched from Bengal to textile. There were also some trade routes in south spreading east and west. The trade routes were wide and suitable for speed and satisfy। तो नॉर्मली अगर देखें तो कहता है कि ट्रेड रूट हमारे से नॉर्दर्न सेगमेंट में रेलवे रूट्स की वजह से हमने क्या किया, बंगाल में जो आने वाले प्रोडक्टिविटी थी उनको नॉर्दर्न सेगमेंट तक ज़्यादा से ज़्यादा हम बेच पाते थे। इसी तरीके साउदर्न सेगमेंट में जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी हम उसको वेस्टर्न सेगमेंट तक पहुंचा सकते थे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो रोड कनेक्टिविटी है, चाहे वो रेलवे की हो चाहे किसी और पैसेंजर्स व्हीकल्स की हो, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स की हो, उसके बेसिस पे कनेक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के हम अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें वाटरवे, तो आपको पता है वर्ल्ड वाइड पहले तो वाटरवे ही हमारा कहता है। मैरीटाइम द ट्रेड वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट वे ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। हम लैंड ट्रैक से या लैंड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सभी देश की में नहीं जा सकते, सारे तब हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर सकते। बट द वाटरवे इज द अनदर पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, और ये ऐसा ट्रांसपोर्ट है तो दुनिया की किसी भी कंट्री से हम आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आता था, जिसमें मालाबार की हम बात कर लें, कोस्टल ऑफ द जेरल सिचुएशंस हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अगर हम अपने कोस्टल एरिया की बात करें मालाबार वगैरह की, तो ये बहुत बड़ा हिस्ट्री रखते हैं कोस्टल एरिया में ट्रेड के लिए। इसके साथ साथ प्रॉपर पीपल नो एज ब्लैक गोल्ड वॉज ट्रेडेड थ्रू दिस रूट। अगर देखें तो लोगों को ब्लैक गोल्ड्स भी इस रूट को बोलते थे। एंड इट वॉज द सर्च बाय द अल्टरनेटिव रूट टू द इंडियन स्पाइसेस दैट लेड टू द डिस्कवर बाय द अमेरिकन बाय द कोलंबस। अगर देखें तो एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल आपके सामने आता है वास्को डिगामा और कोलंबस का, तो जिसमें कोलंबस इंडिया इसी चीज़ की तलाश में, जो इसके बारे में हम स्पाइसेस की बात करें और इंडिया को गोल्डन बर्ड जो बोला जाता था उस समय, उस चीज़ की तलाश में भाई इंडिया ऐसा है क्या दिखता है, तो वो रूट जो सीवेज था उसी को यूज़ करके वो इंडिया की तलाश में निकले थे। अनफॉर्चुनेटली वो अमेरिका पहुंच गए। बट अगर वास्को डिगामा की बात करें तो उन्होंने एक रूट को जनरेट किया, जिसके बाद हमारे पास जो दुनिया के लोग थे उनकी कनेक्टिविटी बढ़ गई। अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग कम्युनिकेशंस की बात करें या कम्युनिटीज़ की बात करें, तो यहाँ का डिफरेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिटीज़ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द डोमिनेटेड ट्रेड। अगर देखें डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज की अगर बात करें तो उनका कॉम्बिनेशन भी अलग अलग तरीके का होता है। नॉर्मली अगर बात करते हैं इन नॉर्दर्न रीजन द पंजाब एंड मुल्तानीज मर्चेंट हैंडेड द बिजनेस। अगर नॉर्दर्न रीजन की बात करें तो जो मुल्तानी मर्चेंट थे, जो मुल्तान आज के समय पाकिस्तान में पड़ता है, और जो पंजाब के लोग होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को हैंडल करने का काम करते थे। इन वेस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न इंडिया द महाराणाज वर द मैनेजिंग ट्रेड। महाराणाज जो हुआ करते थे वो ट्रेडिंग को मैनेज करने का काम करते थे। देन अगर बात करें साउथर्न की, छत्रीज वर द इम्पोर्टेंट ट्रेड। अगर छत्रीस की बात करें तो वो साउथ में इम्पोर्टेंट ट्रेडर हुआ करते थे। ये जिससे कि पंजाब में और मुल्तान के लोग जो पंजाब और मुल्तान के लोग जो होते थे वो बिजनेसमैन होते थे, इसे समझिए। महाराणाज होते थे जो वो वेस्टर्न में बिजनेसमैन होते थे, और साउथ में छत्रीस होते थे वो बिजनेसमैन होते थे। नॉर्मली अगर सूरत गुजरात की बात करें तो मारवाड़ियों का नाम बड़ा अच्छा आता है हमारे सामने, ठीक है। तो वो लोग भी क्या होते थे, एक अच्छा बिजनेस मैनेजमेंट करने का काम करते थे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी कम्युनिटीज़ थी जो बिजनेस को करने का काम करती थी। आगे हम बात करते हैं द मर्चेंट ऑफ कॉरपोरेशन की। अगर बात करें द टॉप प्रोटेक्शन इन इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, सम कॉरपोरेशन वर they formed their own rules and regulation of the membership code and code of conduct, which even kings were supposed to accept and respect। नॉर्मली अगर देखें तो यहाँ पे जैसा स्टेटमेंट मर्चेंट कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो इनका अपना ट्रेड ऑफ मतलब कोड ऑफ कंडक्ट होता था, इनकी अपनी पॉलिसी होती थी। उस पॉलिसी को हमारा जो एम्परर होता था वो भी एक्सेप्ट करने का काम करता था। नॉर्मली अगर यहाँ पे बात करें ट्रेडर हैड पे द ऑक्ट्रीज ड्यूटीज ऑन द इम्पोर्टेज
goods trade and industry trade were also a major source of revenue। तो किंग के लिए जो होता था, किंग भाई कहीं ना कहीं हमें रेवेन्यू चाहिए होता है, टैक्स चाहिए होता है, जो कि हमारे अपने इंडस्ट्रियल या हमारे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये जो ट्रेडर हुआ करते थे, जो कम्युनिटीज़ हमने बताई, अगर वो जब ट्रेडिंग करते थे तो नॉर्मली वो ऑक्ट्री ड्यूटीज़ यानी चुंगी भाड़ा इसे कहते हैं हिंदी में, उसको पेड करने का काम करते थे। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे भी वो क्या करते थे, कहीं ना कहीं वो रेवेन्यूज़ पे करने का काम करते थे, जो कि मेजर सोर्स था उस समय की गवर्नमेंट का, उस समय के किंग्स का रेवेन्यू के रूप में और इनकम के रूप में। ठीक है, द कस्टम ड्यूटीज द वेरीज अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटीज ट्रेस वराइड फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ द प्रोविंस टू द प्रोविंस के बाद कस्टम ड्यूटीज आज के टाइम में देखें तो कस्टम ड्यूटीज भी हमारे पास चार्ज होती है। अगर हम कहीं से किसी दूसरी कंट्री से लेके आते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो उसके लिए हमें कुछ चार्जेस पे करते थे। एंशिएंट टाइम में भी ऐसा होता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट द मेजर ट्रेड सेंटर्स की। अगर बात करें तो पाटलिपुत्र है। अगर हम बात करें तो कहता है आज के टाइम में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है, और इट वाज द ओनली अ कॉमर्शियल टाउन बट आल्सो अ मेजर सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स। तो पाटलिपुत्र एक कॉमर्शियल टाउन होता था जो आज के टाइम में पटना के रूप में जाना जाता है, और एक इसमें जो मेजर एक्सपोर्ट होता है वो स्टोन्स का होता था। फिर पेशावर की बात करें, इट इज़ इम्पोर्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द वुल्स एंड फॉर इम्पोर्ट ऑफ द हॉर्सेस। तो पेशावर में सबसे इम्पोर्टेंट जो बिजनेस ट्रेडिंग चलती थी वो वुल्स की चलती थी और हॉर्सेस की चलती थी, जो कि इट हैज़ द ह्यूज कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड रोम। जो एक बड़ा ट्रांजेक्शन सेक्टर होता था चाइना, इंडिया और रोम के बीच में। और टेक्सटाइल की बात करें तो इट वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ लैंड यूथ बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता था, मतलब एक हमारा बहुत ही डेवलप्ड इंडस्ट्री थी जिसमें हम चाइना और सेंट्रल एशिया के साथ इसका डील करते थे। अगर हम बात करते हैं इंद्रप्रस्थ, जो आज के टाइम में दिल्ली के रूप से भी जाना जाता है, कि इट वाज द कॉमर्शियल जंक्शंस ऑफ रॉयल रोड्स वर द मोस्ट रूट लीडिंग टू द वेस्ट, ईस्ट, साउथ एंड द नॉर्थ कवरेज। तो हमारा जो इंद्रप्रस्थ था ये बहुत ही रॉयल रोड्स के रूप में भी जाना जाता था, और ये पूरे इंडिया को कवर करने का काम करता था। मथुरा की बात करें तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ से जो मथुरा का, इट वॉज द एम्परर ऑफ द ट्रेड, मेनी रूट्स फ्रॉम द साउथ इंडिया टच द मथुरा। अगर देखें साउथ इंडिया से आने वाले ज़्यादातर लोग क्या कहीं कहीं मथुरा को टच कर देते हैं, उनका जो रूट्स होता मथुरा का होता था। नाउ द वाराणसी एंड मिथिला, उज्जैन, सूरत, कांची, ये सारे के सारे ऐसे जोन हुआ करते थे जो कि ट्रेडिंग के पर्पज से बहुत ही फेमस थे। नाउ इसके बाद मदुरई हो जाता है, आपका कपिलवस्तु हो जाता है और ताम्रपत्ती हो जाता है। तो ये वो सेगमेंट है जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंशिएंट टाइम से ही क्या है, बहुत ही हद तक फेमस है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, तो मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स की अगर बात करें तो हमारे यहाँ से क्या जाता था और क्या हमारे यहाँ आता था। तो नॉर्मली अगर देखें तो स्पाइसेस, वीट, शुगर, इंडिगोज, आर्म्स, ऑयल, कॉटन्स, पेट्रोल्स, लिविंग्स एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट लाइक हैदीज, स्पेंस, फॉक्स, हॉर्न्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे वो प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करने का काम करते थे। और इंपोर्ट करने की अगर बात करें तो हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट, चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स लाइन्स, वाइन्स, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लेड एक्सेट्रा, ग्लास वगैरह, रबड़ वगैरह भी था, ये जिसको हम इंपोर्ट करने का काम करते। तो ये वैरायटी ऑफ द थिंग्स थी जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती थी। नाउ फॉर टुडे, थैंक यू, दैट्स ऑल।